हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके फाइनेंस। और फ्रेंड्स, जब बात आती है इक्विटी इन्वेस्टमेंट की, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की, तो सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है वो होता है कि हमें किस शेयर में इन्वेस्ट करना है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि बहुत से रिटेल इन्वेस्टर इक्विटी मार्केट से या स्टॉक मार्केट से पैसे बना नहीं पाते, या फिर जो उनका खुद का पैसा होता है वो डुबा बैठते हैं, बिकॉज उन्होंने इन्वेस्ट ही सिर्फ प्राइस मूवमेंट को देखकर या पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर किया है, ना कि उस कंपनी में जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके फंडामेंटल्स को चेक करके या उनके बिजनेस मॉडल को चेक करके किया है। बहुत से रिटेल इन्वेस्टर ऐसे हैं जो स्टॉक में इन्वेस्ट तो कर लेते हैं, मगर अगर उनसे पूछा जाए कि वो कंपनी करती क्या है तो उन्हें उसका आइडिया नहीं होता है, उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है वो भी उन्हें पता नहीं होता है। तो बिना बिजनेस मॉडल समझे हुए, बिना उस कंपनी के फंडामेंटल्स चेक किए हुए, फंडामेंटल एनालिसिस किए हुए अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक ब्लाइंड गेम हो जाता है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी कभी स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है वो हमें बिल्कुल समझना चाहिए, और उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उसके की मैट्रिक्स या उसके फंडामेंटल्स जो होते हैं वो एक बार चेक करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस में हमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है एक शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले। तो सबसे पहले जब भी हम इन्वेस्ट करें शेयर में तो हमें समझना चाहिए कि जिस भी कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी किस सेक्टर की है, आई मीन किन इंडस्ट्री में आती है। क्या वो फार्मा कंपनी है, क्या वो आईटी कंपनी है, या रियल एस्टेट है, एफएमसीजी कंपनी है। आखिर वो कंपनी करती क्या है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसका रेवेन्यू आता कहाँ से है। और हमें ये भी देखना चाहिए कि जिस सेक्टर की कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सेक्टर का पोटेंशियल कितना है आगे 3 साल 5 साल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी सेक्टर या कंपनी के एनालिसिस करना कि आने वाले वक्त में वो सेक्टर कैसा परफॉर्म करेगा, उसका ग्रोथ पोटेंशियल कितना है। तो सेक्टर एनालिसिस के साथ दूसरी चीज जो हमें एक कंपनी में देखनी चाहिए वो देखनी चाहिए उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कुड बी एनीथिंग जो एक कंपनी को उस सेक्टर की बाकी कंपनी से अलग करती है। मेरा मतलब है कि कोई कंपनी है जो लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे अगर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट आपको देती है तो ऑफ कोर्स उस कंपनी का रेवेन्यू और सेल्स ऑटोमेटिक ग्रो करेगा और वो कंपनी एक अच्छा प्रॉफिट कर सकती है और बाकी कंपनी को आउट परफॉर्म कर सकती है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हमें देखना चाहिए व्हाइल डूइंग फंडामेंटल एनालिसिस वो होता है ब्रांड इमेज और प्राइसिंग पावर। मान लीजिए कि आप स्टोर पर जाते हैं अपने न्यूबॉर्न बेबी के लिए एक फूड प्रोडक्ट के लिए, तो आपके दिमाग में एक ब्रांड आता है, वो है नेस्ले। तो मान लीजिए स्टोर कीपर आपको दूसरे किसी ब्रांड का सेम प्रोडक्ट नेस्ले से भी कम प्राइस में देता है या ऑफर करता है, तो क्या आप वो प्रोडक्ट लेंगे? आप प्रेफर करेंगे कि आप नेस्ले ही का प्रोडक्ट अपने न्यूबॉर्न बेबी के लिए लेंगे। इसे ही कहते हैं ब्रांड इमेज, जो नेस्ले ने क्रिएट कर रखा है सालों से कि बेबी फूड में सबसे बेस्ट जो प्रोडक्ट होता है वो नेस्ले का ही होता है। लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की माने तो एक एक्सेलेंट कंपनी को एक हाई वैल्यूएशन पे खरीदने से बेहतर है कि एक फेयरली गुड कंपनी को एक लोअर वैल्यूएशन पे हम खरीदें जो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पे ट्रेड कर रहा हो। इसे ही कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग, जो वॉरेन बफेट अपने शुरुआती दौर से ही करते आ रहे हैं। तो किसी कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू, उसका फेयर वैल्यू निकालने के लिए हमें उसके की मैट्रिक्स, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना होता है। हमें चेक करना होता है कि वो कंपनी का शेयर जो ट्रेड कर रहा है उसका फेयर वैल्यू कितना है। तो उसके कुछ मैट्रिक्स है जिससे हम पता कर सकते हैं कि उस कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, क्या वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। जब हम गोल्ड बाय करते हैं तो 10 ग्राम ऑफ गोल्ड फॉर एग्जांपल आज 60,000 है या 62,000 है, वो हमें हर जगह पर वही प्राइस मिलेगा, चाहे हम मुंबई में हो, दिल्ली में हो या दूसरे किसी सिटी में हो। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर एक कंपनी जो डिजर्व करती है, जिसका फेयर वैल्यूएशन 500 होना चाहिए, वो 300 पर भी ट्रेड कर सकती है, और वहीं दूसरी कंपनी जिसका वैल्यूएशन 300 होना चाहिए वो 500 600 पे भी ट्रेड कर सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है स्टॉक इन्वेस्टिंग में कि आप उस कंपनी का एक फेयर वैल्यूएशन निकालें, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करें, उसके ग्रोथ पोटेंशियल से, उसके प्रॉफिट से वो कंपनी कितना वैल्यूएशन डिजर्व करती है वो हमें चेक करना होता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस का पर्पस ही यही होता है कि उस कंपनी का हम एक फेयर वैल्यूएशन निकाल सकें। तो चलिए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैट्रिक जो हमें स्टडी करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक। तो सबसे पहला और पॉपुलर जो मैट्रिक होता है वो होता है उस कंपनी का पीई रेशो। तो ये पी रेशो हमें मिलता है
जब हम किसी शेयर प्राइस को उसके अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है पीई रेशो। अगर ये पीई रेशो 20 से 40 के बीच में है तो उसे हम एक फेयरली वैल्यूड कंपनी कह सकते हैं। एनीथिंग अबाउट 40, 50 और 60 वो कंपनी को ओवर वैल्यूड कंपनी माना जाता है। लेकिन आप देखेंगे किसी भी ग्रोथ कंपनी में जो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है और काफ़ी पॉपुलर है, उस कंपनी का पी रेशो आपको 70, 80 समटाइम 100 के भी ऊपर मिलता है। वो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इन्वेस्टर्स आर कॉन्फिडेंट कि आने वाले कुछ क्वार्टर, कुछ सालों में कंपनी के ग्रोथ के साथ उसका अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगा, जिससे पी रेशो का जो मार्जिन है वो घट के फेयरली वैल्यूड हो जाएगा, जिससे कंपनी का शेयर प्राइस फिर से ऊपर जाएगा और उसके पी रेशो को और ऊपर करेगा। तो ग्रोथ कंपनी में पी रेशो 60, 70 और समटाइम 100 के करीब भी हो सकता है, लेकिन हमें देखना चाहिए कि वो कंपनी उस पी रेशो को जस्टिफाई कर पा रही है क्या अपने प्रॉफिट, अपने रेवेन्यू ग्रोथ से। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स होता है एक फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, वो होता है डेट टू इक्विटी रेशो। सो डेट टू इक्विटी रेशो हमें बताता है कि एक कंपनी ने कितना डेट ले रखा है, कितना लोन ले रखा है कंपेयर टू इट्स ओन इक्विटी शेयर होल्डिंग कैपिटल। तो अगर ये डेट टू इक्विटी रेशो हायर है तो वहाँ पर रिस्क जो होता है इन्वेस्टमेंट का वो भी हायर होता है, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर कंपनी लोन का रीपेमेंट या इंटरेस्ट टाइम पे नहीं पे करती है या उसमें कोई डिफॉल्ट करती है तो आपका जो शेयर प्राइस है वो ड्रास्टिकली नीचे आएगा, जिससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो डेट टू इक्विटी रेशो अगर 1-1.5 के बीच में है तो वो एक फेयर जोन होता है, और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर हम कर रहे हैं तो उस कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई कंपनी 20 से 25% कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है तो वो आने वाले वक्त में अपने इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को काफ़ी अच्छा पैसा बनाकर दे सकती है। मगर ये जो ग्रोथ होता है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई साल में कोई कंपनी 50% से ग्रो कर रही है और दूसरे साल 10% से ग्रो कर रही है, या कभी वो नेगेटिव ग्रोथ दिखा रही है। तो ऐसी इनकंसिस्टेंट कंपनी से हमें बचना चाहिए और वी शुड लुक आउट फॉर सम कंसिस्टेंट कंपनी जो एक 15, 20, 25% ही करे लेकिन एक कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें दिखाए। तो ग्रोथ पैरामीटर में रेवेन्यू और प्रॉफिट के साथ साथ हमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, ये 2 पैरामीटर भी देखने चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि पिछले 3 साल 5 साल में वो किस तरह से कंसिस्टेंट रही है ये सारे पैरामीटर में। चौथी चीज जो हमें देखनी चाहिए व्हाइल डूइंग फंडामेंटल एनालिसिस, वो देखनी चाहिए उस कंपनी का फ्री कैश फ्लो। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर कि अगर कोई कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है तो अगर उस कंपनी के ऊपर कोई डेट है या लोन ले रखा है तो वो उसे आसानी से मैनेज कर सकती है कि बिकॉज उसके पास एक रिजर्व में फ्री कैश फ्लो पड़ा हुआ है। या उस कंपनी का कोई एक्सपांशन का प्लान है, न्यू ब्रांचेस ओपन करनी है, नए सिटी में अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो वो फ्री कैश फ्लो को वहाँ यूटिलाइज कर सकती है। या अगर नहीं तो अल्टीमेटली वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में वो सारा पैसा दे सकती है। तो एक प्रॉफिटेबल कंपनी जो फ्री कैश फ्लो भी रखती हो वो कंपनी एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। तो हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि वो कंपनी का फ्री कैश फ्लो कितना कंसिस्टेंट है या कितना कंसिस्टेंटली वो कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई भी कंपनी का हमें फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त ये ज़रूर देखना चाहिए कि उसके जो प्रोमोटर्स हैं, उसके जो मैनेजमेंट स्टाफ है, उनका एक्सपीरियंस, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है उस इंडस्ट्री में। और हमें ये भी देखनी चाहिए कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके शेयर होल्डिंग में अगर रिटेल पब्लिक होल्डिंग का जो पोर्शन होता है अगर वो 20, 25, 30 या 40% होता है तो ऐसी कंपनी से हमें दूर रहना चाहिए। बिकॉज ये वो कंपनीज होती हैं जहाँ पर कोई म्यूचुअल फंड या कोई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फॉरेन इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट नहीं किया होता है, बस ये प्रोमोटर से ने अपने शेयर्स को पब्लिक के ऊपर ऑफलोड कर दिया होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस जो हमें हमेशा करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी सिंगल शेयर। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपके मन में अगर कोई सवाल या कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि किसी कंपनी का एक डेडिकेटेड वीडियो फंडामेंटल एनालिसिस पे बनाए वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।